सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज का जो विषय है वो है ब्रैकियल प्लेक्सोपैथी। प्लेक्सोपैथी का मतलब है कि उसका डिसफंक्शन होना। जो ब्रैकियल एरिया में, जो कंधे के एरिया में जितना भी नर्व्स है, प्लेक्सस है, उसका काम नहीं होना, या तो इंजुरी की वजह से, या फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से, या फिर एंट्रैपमेंट हो रहा है, या किसी ना किसी वजह से ब्रैकियल एरिया के ये काम नहीं हो रहे हैं। आयुर्वेद में इसको अवबाहुक या विश्वाची ऐसे बोला गया है। लेकिन हर बार विश्वाची और अवबाहुक ही नहीं रहता है, उसमें कफावृत वात भी रहता है, और भी चीजें रहती हैं। लेकिन हम लोग ने एनाटॉमी पढ़ा हुआ है, हम कोई भी चीजें ब्लाइंडली नहीं करेंगे, क्योंकि आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। तो मैं जो चीजें आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वो आप लोग देखिए, समझिए, और फिर अच्छे से समझ के जब पेशेंट ऐसे आपके पास आए तो आप लोगों को ये चीजें मालूम होना चाहिए कि ब्रैकियल प्लेक्सोपैथी क्या होता है। तो अभी आप लोग देख रहे हैं वर्टिब्रास के बीच में से नर्व्स निकल रहा है, ये गुच्छा टाइप निकल रहा है, जो हमारे हाथ को उठाता है। अबडक्शन, अडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, ये सब चीजें हो रही हैं। हाथ को हम ऊपर उठाते हैं, सीधे करते हैं, साइड में करते हैं। तो ये कौन करता है? तो ब्रेन से जो सिग्नल आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, तो वहां पे जो नर्व्स हैं उसका अगर डिसफंक्शन हो जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रैकियल प्लेक्सोपैथी। तो एक तरह का ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। पेरिफेरल नर्व्स में वहां पे डिसफंक्शन हो जाता है। जो हम बोलते हैं न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी का मतलब ये होता है कि उसका फंक्शन जो है वो डिसफंक्शन, विकृत रूप से कार्य हो रहा है। अब ये क्यों होता है? इट ऑकर्स व्हेन देयर इज डैमेज टू द ब्रैकियल प्लेक्सिस। ब्रैकियल प्लेक्सिस में कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है, और दोनों साइड हो सकता है, मतलब आइदर साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड हो सकता है या राइट साइड हो सकता है। उसमें जो नर्व्स रूट रहते हैं उसमें हो सकता है कि वहां पे स्पाइनल कॉर्ड जहां से स्प्लिट होके आगे नर्व्स बन रहा है,
वहां पे नर्व रूट कहीं कॉम्प्रेस हो रहा है या स्प्लिट हो रहा है या कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से उसका डिसफंक्शन हो रहा है। तो डैमेज जो होता है ब्रैकियल प्लेक्सिस का, वो डायरेक्ट या तो इंजरी हो सकती है, कहीं से चोट लग गया, ऐसा हो सकता है। जैसे कोई पेड़ पे चढ़ रहा है और फिसल गया, वो हो सकता है। या फिर कोई गिर गया, गाड़ी से चला रहे, बाइक चला रहे और एक्सीडेंट हो गया, वो हो सकता है। या जिम में गए और वजन उठा रहे, वहां पे कुछ ऐसे मसल टेयर के साथ में नर्व्स का भी टेयर हो गया, तो स्ट्रेचिंग इंजरीज होती है। ये बर्थ ट्रॉमा भी हो सकता है, जन्म लेते भी ट्रॉमा हो सकता है, बचपन से भी हो सकता है। मतलब जब डिलीवरी हो रही है, बच्चा बाहर आ रहा है और उस टाइम पे डॉक्टर ने बहुत जोर से खींच दिया गले को और उतना ध्यान नहीं दिया तो खींच जाता है, तो हम बोलेंगे स्ट्रेचिंग इंजरी हो गया वहां पे, ये हो सकता है। या ट्यूमर अगर हुआ, प्रेशर किसी तरह का पड़ रहा है वहां पे नर्व पे, ट्यूमर हो गया, गांठ हो गया। या फिर लंग ट्यूमर अगर हो गया, बिनाइन ट्यूमर हो गया या मैलिग्नेंट ट्यूमर, उसने बढ़ के वहां पे कॉम्प्रेस कर दिया। या फिर वहां पे रेडिएशन थेरेपी दिया इसके लिए, कैंसर के लिए, और रेडिएशन से नर्व्स डैमेज हो गए। ऐसे बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो प्लेक्सस जो है, नर्व का प्लेक्सस मतलब गुच्छा, जो नर्व का गुच्छा है उसमें कहीं ना कहीं इंजरी हो रहा है। तो इसमें ब्रैकियल प्लेक्सस डिसफंक्शन क्यों हो सकता है? तो बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, जन्म लेते ही उसको ऐसा पता चला कि बर्थ डिफेक्ट है। या फिर नेक एरिया में कुछ प्रॉब्लम है, उस वजह से हो सकता है। मेरे पास एक डॉक्टर है, मतलब आयुष दर्पण के एक डॉक्टर है, उन्होंने ये बताया कि हम सबको C1 C2 C3 7 वर्टिब्रा होता है, उनको एक एक्स्ट्रा है, उनको 8 वर्टिब्रा है। तो उनको ये प्रॉब्लम हमेशा होता है ये चीजें। जब उनको नस से बोला गया तो वो ठीक हो गई, वो चिकित्सा में बाद में बताऊंगा। लेकिन कभी कभी बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, वर्टिब्रस ज्यादा हो गए या कम हो गए, वो भी हो सकता है कारण। या फिर वहां पे नर्व्स डैमेज हो रही है किसी ना किसी वजह से। या फिर एक्सपोजर हो रहा है टॉक्सिन्स का, केमिकल्स का या ड्रग्स का, उसके वजह से हो सकता है। या इंफ्लेमेटरी कंडीशन हो सकती है कि मतलब नर्व्स पे किसी वायरस ने अटैक किया, या फिर इम्यून सिस्टम जो है वह प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, बॉडी का इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है और नर्व्स पे बैक्टीरिया वायरस का इफेक्ट होके नर्व्स को डैमेज कर रहा है, न्यूराइटिस वगैरह हो रहा है। या फिर जनरल एनेस्थीसिया अगर दिया गया सर्जरी के टाइम पे और उसका इफेक्ट नर्व्स पे पड़ा, वो भी कारण हो सकता है ब्रैकियल प्लेक्सोपैथी के लिए। और बहुत बार तो समझ ही नहीं आता है कि क्यों होता है, लेकिन उसका आंसर आयुर्वेद में मिलता है कि वात का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया। जैसे पूर्वी वात, या ट्रेवलिंग कर रहे हैं, लोकल ट्रेन से लोग बहुत जाते हैं, मेट्रो से जा रहे हैं, मेट्रो में एसी रहता है, या ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, 3 3 4 4 घंटे कर रहे हैं, तो हवा कितना जोर से लगता है, वह कारण होता है। ट्रेवल कर रहे हैं या फिर रनिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और उस आहार मतलब उसके प्रमाण में घृत का सेवन नहीं कर रहे हैं, नस से नहीं ले रहे हैं, बस्ती नहीं ले रहे हैं, तो बॉडी में ड्राइनेस आ रहा है और वो वायु वात वाहिनी नाड़ियां हैं उनको वो सुखा रहा है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। या फिर किसी ने मार दिया, मेरे को एक पेशेंट ने बताया कि उसके हस्बैंड ने बहुत जोर से मारा था और उसकी वजह से पीठ दर्द होता है बहुत ज्यादा, और ये पूरा कंधा वगैरह दर्द होता है, और ठंडियों के टाइम पे बहुत ज्यादा पेन होता है। या कभी हाथ को ऐसे जोर से ऐसे मोड़ दिया पीछे की तरफ, उसकी वजह से इंजरी हो गया, ये भी हो सकता है। तो इसमें सिम्टम्स क्या रहते हैं? ब्रैकियल प्लेक्सोपैथी जब रहता है, अभी आप लोग देखिए कि नर्व्स में कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है, तो उसमें रहता है कि नमनेस रहेगा, मतलब हाथ में सुन्नता आएगी, नमनेस आ जाएगा, शोल्डर में, हाथ में या कंधों में, आर्म में आएगा, शोल्डर में आएगा या हैंड्स में आएगा, शोल्डर पेन हमेशा रहेगा, हाथ दुख रहा है, ऐसा कंडीशन होगा। या झंझनाहट हो रही है, चींटियां काटने जैसा, कुछ कांटे कांटे आ रहे हैं, जैसे टिंगलिंग जिसको बोलते हैं, टिंगलिंग नमनेस। या फिर बर्निंग पेन होगा, जलन होगा हाथ में, कंधों में, पीठ में, ऐसे होगा। या एबनॉर्मल सेंसेशन आएगा, जैसे कि जहां पे इंजरी हुआ है वहां पे कुछ अजीब तरह सा चमक लगता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। पेशेंट बोलते हैं ऐसा हमारे पास जब आते हैं ना, तो लगता है, वो बोलते हैं कि हमें करंट मार रहा है, इतना सीवियर पेन होता है। ऊपर से फिर वो इंजेक्शन का लेते हैं, नेमोसिलाइड, या फिर ये वोवेरॉन का इंजेक्शन लेते हैं, या फिर वो स्प्रे मारते हैं, उसका वोवेरॉन का स्प्रे मारते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है, परमानेंट ठीक नहीं होता है। या फिर जो शोल्डर है, आर्म है, रिस्ट है, हैंड है, इनमें वीकनेस आ जाती है,
और फिर हाथ नहीं उठाएंगे तो ये एट्रोफिक चेंजेस भी आने लगते हैं। तो इसमें हमें फिजिकल एग्जामिनेशन पहले करना चाहिए कि ब्रेकियल प्लेक्सोपैथी है तो उसमें क्या है, ब्रेकियल प्लेक्सिस कहाँ है वो देखिए। स्पाइनल कॉर्ड है, वहां से नर्व रूट्स हैं, वहां से ब्रेकियल प्लेक्सिस है। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस में प्रॉब्लम हो रही है तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हाथ का मूवमेंट अच्छे से हो रहा है क्या, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, अबडक्शन, अडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये सारी चीजें हो रही है कि नहीं हो रही वो देखना चाहिए। और फिर रिस्ट को देखना चाहिए, हैंड को देखना चाहिए, और कहाँ पे वो नर्व दुख रहा है। तो जो अग्निकर्म के विशारद लोग रहते हैं वो तो वो पॉइंट को ऐसे करके अग्निकर्म करते हैं। लेकिन अभी हमें डायग्नोस करना है तो हमें ये पता चलता है कि साइंस ऐसे पता चलता है, डॉक्टर को समझ आता है कि कहीं ना कहीं हाथ की डिफॉर्मिटी हो रही है, हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, या फिर कंधे कुछ अजीब तरह के हो रहे हैं, अलग तरह के हो रहे हैं, उनको हाथ उठाने में प्रॉब्लम हो रही है, फिंगर्स को मोड़ने में तकलीफ हो रही है, कंधों को हिलाने में तकलीफ हो रही है, आगे पीछे करने में तकलीफ हो रही है, या आर्म रिफ्लेक्सेस जो है वो ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, फ्रोजन शोल्डर की तरह एकदम ऐसे दिख रहे हैं, वैसा भी हो सकता है। मसल्स सूख रहे हैं, वेस्टिंग ऑफ द मसल्स, मसल्स क्योंकि डिस्यूज डिस्ट्रॉफी हो रहा है, मसल्स का ज्यादा यूज नहीं हो रहा है तो मसल्स सूखने लग रहे हैं, क्योंकि वहां मसल काम नहीं करेगा तो वहां पे नरिशमेंट नहीं मिलेगा, तो मसल सूखने लगता है, ड्राई होने लगता है। और हैंड का फ्लेक्शन जो है, हाथ खोलना, ये वीकनेस आ जाता है इसमें। ऐसे बहुत सारा चीजें हमें मिलता है तो हमें पता चलता है कि ब्रैकियल प्लेक्सोपैथी है। तो इसमें हमें एज देखना पड़ता है और जेंडर, मेल है कि फीमेल है, कौन से एज में हुआ है, कौन सा हेतु है उसकी वजह से हुआ है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि ब्रैकियल प्लेक्सिस का प्लेक्सोपैथी जो है, पैथी, न्यूरोपैथी, इसका मतलब है कि डिसफंक्शन हो रहा है। तो ये कुछ कॉमन रहते हैं कुछ ग्रुप में, एज ग्रुप में, जैसे कि यंग मैन जो रहते हैं, युवा जो इंसान पुरुष रहते हैं, उनमें ज्यादा होता है जिनको इन्फ्लेमेशन हुआ है, या फिर पोस्ट वायरल, जैसे कि वायरस बॉडी में गया, या किसी को चिकनगुनिया हो गया, या डेंगू हो गया, या वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो उसके वजह से ये ब्रैकियल प्लेक्सोपैथी हो गया। तो इसको अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले ब्रैकियल प्लेक्सोपैथी को, तो इसको पार्सोनेज टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम मतलब एंट्रेपमेंट, जैसे सुरंग में मजदूर अटक जाते हैं उस तरह से नर्व अटक जाता है, वहां से एंट्रेप हो जाता है, इसलिए पार्सोनेज टर्नर सिंड्रोम इसको कहा जाता है, ये साइंटिफिक लैंग्वेज में। और नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोलेंगे ब्रैकियल प्लेक्सोपैथी। अब इसमें आप लोग देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि इंजरी के अलग अलग टाइप होते हैं। मॉडर्न डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया है कि इंजरी के टाइप होता है अवल्जन, उसमें नर्व देखिए ऊपर से कैसे ऊपर से कट गया है। एक होता है रप्चर, रप्चर हो गया ऐसे पूरा छिन्न भिन्न हो गया। एक होता है न्यूरोमा, नर्व में एक ट्यूमर हो गया, या न्यूराप्रैक्सिया मतलब नर्व सूख गया। इस तरह के इंजरी होते हैं, इसके वजह से ब्रैकियल प्लेक्सोपैथी ऐसे बोलते हैं। अब इस साइड देखिए तो आप स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकल रही हैं, तो रूट है कैसा दिख रहा है, फिर उसके बाद ट्रंक से निकल रहा है, तो फिर आप देखिए एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, ये निकल रहा है वहां से, है ना। फिर उसके आगे वो ब्रांचेज होके मीडियन मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, और मस्कुलो कुटेनियस नर्व, ये एक्सिलरी नर्व। ऐसे इस तरह के जो नर्व है ना, इनमें इंजरी हो रही है, एवल्जन, रप्चर, न्यूरोमा, न्यूरोप्रैक्सिया, इस तरह के अलग अलग तरह के हो रहे हैं। अब यही नर्व आगे जाते हैं तो क्या होता है, इस साइड देखिए एक्सिलरी नर्व है, लोअर लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। इस साइड देखिए तो मीडियल कुटेनियस नर्व आर्म, दिख मिडियल नहीं रहा, कुटेनियस फोर आर्म। क्या बोल रही है मैम, डायग्राम नहीं दिख रहा। आपको नहीं दिख डाय रहा? नहीं नहीं। सर दिख नहीं सॉरी, रहा डायग्राम। अच्छा सॉरी सॉरी, आपने बताया नहीं मुझे, सॉरी। मैं फिर से दिखाता हूँ, फिर से, एक मिनट। अभी आपको दिख रहा है? आपने मुझे बताया नहीं, मैं जैसे सोच अब रहा दिख था रहा कि है। आपको सब यस दिख रहा है। दिख रहा है, अभी दिख रहा है। अब ठीक है सर। अब भी दिख रहा है, लेकिन ये मैं शुरू से जो बता रहा था, आपने मुझे बताना चाहिए कि कुछ नहीं दिख रहा है। मैं ये सोच के मैं पढ़ाने में बिजी हो गया। ये इस तरह से देखिए ब्रैकियल प्लेक्सिस होता है, ठीक है, जो नर्व्स निकल रहे हैं अपने पीछे से, है ना। तो ये हमारा हाथों का ऊपर नीचे करना, ये सब करते हैं, इस तरह से ब्रैकियल प्लेक्सिस होता है।
इसमें इंजुरी का टाइप अब आपको दिख रहा है, जो मैं बता रहा था वो फिर से समझिए फिर से। तो इंजुरी टाइप होता है, एक होता है अवल्जन। अवल्जन मतलब इस साइड आप देखिए क्या दिख रहा है आपको, कि नर्व जो है वो ऊपर से ऐसे ऊपर उखड़ गया है, उसको बोलते हैं अवल्जन। दूसरा है रप्चर, वहां पे रप्चर हो गया है, छिन्न भिन्न हो गया है। एक है न्यूरोमा, वहां पे नर्व में एक गांठ आ गई है। एक है न्यूराप्रेक्सिया, वहां पे सिकुड़ गया है। इस तरह का इंजरी होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रैकियल प्लेक्सोपैथी। ठीक है। और नर्व में देखिए तो जो निकल रहा है स्पाइनल कॉर्ड से रूट्स, फिर उसके बाद में एक्सिलरी नर्व आपको दिख रहा होगा, रेडियल नर्व दिख रहा होगा, मीडियन नर्व दिख रहा है, अल्नर नर्व, मस्कुलोकुटेनियस नर्व। तो इसमें कहीं ना कहीं इंजरी हो रही है, ब्रैकियल प्लेक्सस डिसफंक्शन। इसको ये बोलते हैं ब्रैकियल प्लेक्सोपैथी। इसको अबबाहुक भी बोल सकते हैं, विश्वाची भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको हमें एनाटोमिकली समझना बहुत जरूरी है हर चीज को। यहाँ पे देखिए कि स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व रूट्स हैं, वहां से जब नर्व निकल रहे हैं तो ब्रैकियल प्लेक्सिस जो है वो कहीं ना कहीं एंट्रेप्ट हो रहा है, सुरंग में जैसे मजदूर अटक जाते हैं वैसे हो रहा है। इसी तरह से ये देखिए, ये नर्व किस तरह से है, ब्रैकियल प्लेक्सिस किस तरह से है वो देखिए। पिन पॉइंटेड देखिए, ब्रैकियल प्लेक्सिस किसको बोलते हैं, एक क्लेविकल दिख रहा है, क्लेविकल के नीचे ब्रैकियल प्लेक्सिस करके जो है, ये तीन नर्व जो आ रहे हैं इसमें इंजुरी हो रही है, इसलिए बोलते हैं ब्रैकियल प्लेक्सोपैथी। सारे नर्व तो हैं इन्वॉल्व, लेकिन वो तीन जो आ रहे हैं वो एंट्रेप्ट हो रहे हैं, या फिर वहां पे इंजरी हो रही है, डैमेज हो रहा है, बर्थ डिफेक्ट्स है वहां पे नेक एरिया में, या टॉक्सिन्स का इफेक्ट हो रहा है, केमिकल का हो रहा है, या ड्रग्स का हो रहा है, या फिर वायरस का अटैक हो रहा है, इम्यून सिस्टम का हो रहा है, या जनरल एनेस्थीसिया से वहां पे अफेक्ट हुआ है, या फिर वहां पे जब बच्चा का डिलीवरी हो रहा है तो खिंचाव हो रहा है वहां पे गले पे, इसलिए ऐसा चीज हो रहा है, इंजुरी हो रहा है यहाँ पे। तो नमनेस आएगा शोल्डर में, आर्म में, हैंड में, शोल्डर पेन होगा, टिंगलिंग होगा, बर्निंग पेन होगा, एबनॉर्मल सेंसेशंस आएंगे। अब ये देखिए, ये अभी मैं बता रहा था, अच्छा वो वीना मैम आपने बताया। तो एक्सिलरी नर्व दिख रहा होगा आपको, उसका एरिया कौन सा है, वो पूरा इस तरह से करता है। लोअर लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, वो नर्व है और उसका एरिया देखिए वो है। फिर लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। फिर इस साइड देखिए मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व। ठीक है। अभी और हम लोग देखते हैं, अभी नॉर्मल एनाटोमी एंड इंजरी ऑफ द नेक नर्व, स्ट्रिंजर्स एंड बर्नर्स, ए ड्रामेटिक फोर्स टू द हेड स्ट्रेचेस द नर्व कॉजिंग पेन एंड बर्निंग। अगर खिंचाव हो रहा है बहुत ज्यादा फोर्स होने की वजह से, अब ये हो सकता है एक्सरसाइज करने की वजह से हो रहा है, या फिर जो कायरो प्रैक्टिस करते हैं ना, जिनको आता नहीं है वो कट से ऐसे करते हैं, या नाई लोग भी करते हैं, कट से करते हैं, तो नर्व में इंजुरी होने के चांसेस रहते हैं। जिसको नहीं आता है वो चीजें करना, नाई लोग बाल काटने के बाद करते हैं ना, ऐसे मोड़ते हैं, मराठी में बोलते हैं मोड़ते हैं, तो उसकी वजह से इंजुरी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एनाटोमिकली C4, C5, C6, C7, T1, T2, इसमें से जो नर्व निकल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑफ द नर्व्स विच सप्लाई द शोल्डर एंड आर्म, क्लेविकल के बीच से जो निकल रहा है ब्रैकियल प्लेक्सिस, वहां पे इंजुरी हो रही है। तो स्कैपुला बोन दिख रहा है आपको, शोल्डर ब्लेड, ह्यूमरस दिख रहा है, रिब्स दिख रहे हैं। ये चीज आप लोगों को मालूम है, ये चीजें आप लोगों ने पढ़ा भी है। अभी देखिए स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रेस के बीच से निकल रहा है वो, तो एवल्जन हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है, या रप्चर हो रहा है। ये तीन चार कारण होते हैं जिसकी वजह से ब्रैकियल प्लेक्सोपैथी नाम का बीमारी होता है। और इसका एलोपैथी में परमानेंट इलाज नहीं है, इसको हमेशा याद रखिए, कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में। आयुर्वेद में है, वो कैसे है वो हम लोग देखेंगे। तो इंजुरीज जो रहती है वो कैसे होता है, नॉर्मल नर्व देखिए आप लोग, इवल्जन देखिए कैसे होता है, रप्चर कैसा होता है, वो रिपेयर हो रहा है। न्यूरोमा देखिए, न्यूरोप्लेक्सिया देखिए, वो अपने आप अगर हील हो रहा है तो ठीक है। ठीक है, आगे कुछ बोलना चाह रही हैं आप, वीना मैम कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं। अब देखिए, नहीं नहीं। हाँ, C5, C6, C7, C8, T1, ये जो नर्व्स निकल रहे हैं वो एक्सिलरी नर्व देखिए, मस्कुलो कुटेनियस नर्व, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व। और जो ये ब्लू ऐसे दिख रहा है ना, इसके ऊपर ही वो तीन नर्व है, ब्रैकियल प्लेक्सिस, ये पूरा एरिया ब्रैकियल प्लेक्सिस ही है, लेकिन पेन है।
प्लीज म्यूट रखिए, प्लीज म्यूट रखिए, फिर डिस्टर्ब होता है। पटनायक सर म्यूट रखिए प्लीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं, ये आप लोग को काम आने वाले हैं। जब भी आप लोग पेशेंट देखते हैं ना, तो एनाटॉमिकली वो रिपोर्ट्स लेके पेशेंट आते हैं, पेट स्कैन लेके आते हैं, एमआरआई लेके आते हैं। आपको ये चीजें मालूम नहीं होंगी तो आप क्या क्या चीज का इलाज करेंगे? वात पित्त कफ वो करना है, लेकिन आप लोग को अवेयरनेस तो होना, मालूम तो होना चाहिए कि ये क्या चीजें होती है, पेशेंट क्या रिपोर्ट लेके आए ये तो मालूम होना चाहिए ना, समझना तो चाहिए। अब इसी को और डीप में देखते हैं। तो एक्सिलरी नर्व देखिए कैसा है, वो एक्सिला की तरफ जा रहा है। फिर उसके बाद में ह्यूमरस देखिए, रेडियल नर्व देखिए, मस्कुलो कुटेनियस नर्व इस साइड से देखिए, अल्ना अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, ये सब चीजें हैं। और यहाँ पे देखिए गले में रूट्स, वेंट्रल रैमी, नर्व टू सब क्लेवियस, सुप्रास्कैपुलर, एक एक मसल्स के तरफ वो जा रहे हैं। अपर मिडल लोअर ट्रंक्स, फिर लॉन्ग थोरेसिक, मीडियल पेक्टोरल, लैटरल पेक्टोरल, एक एक मसल तक वो नर्व सप्लाई हो रहा है। अपर सब स्कैपुलर, लोअर सब स्कैपुलर, एक मिनट, फिर थोरेसो डोर्सल, मीडियल कुटेनियस नर्व्स ऑफ द आर्म एंड फोर आर्म। ऐसे ये सारे नर्व्स है ना, ये पूरा प्लेक्सिस जो है, ये पूरा कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है। तो यहाँ पे ब्रैकियल प्लेक्सोपैथी जब होता है तो नर्व कंप्रेशन कॉजेस शोल्डर जॉइंट पेन, नर्व कंप्रेशन हो रहा है। उसमें ऐसे उंगलियां भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, हाथ उठा नहीं पाते हैं। कितना ये डेंजरस कंडीशन होता है। तो इसमें हमें ये देखना है कि ब्रैकियल प्लेक्सिस कहाँ है। आप ये देखिए, या तो मसल्स में एंट्रेपमेंट हो रहा है या इंजरी हो रही है। और पेक्टोरिस माइनर मसल्स, सब स्कैपुलरिस मसल्स, स्कैपुला पीछे की तरफ से ये है, क्लेविकल, ब्रैकियल प्लेक्सिस, स्केलियन मसल्स। ठीक है, ये चीजें आप लोग को मालूम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग कुछ बोलिए, आप लोग ने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या? डॉक्टर कंचन मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? फ्रोजन शोल्डर के तो आपने देखा होगा, लेकिन आप इस हिसाब से डायग्नोज किए हैं कंचन मैडम? कंचन मैडम तक मेरी आवाज आ रही है? पटनायक सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? Sir, sir, pranam, sir. हाँ प्रणाम, बताइए सर। Sir, in this total flexopathy, it related to scapulitis also comes under this topic. यस सर, यस सर, And स्कैपुला, फ्रोजन tennis elbow. शोल्डर। Tell me, sir. हाँ, इसमें सारे बोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट है ना। Okay. हाँ, कंचन Then, मैडम हाँ then कंचन। what about tennis elbow, sir? Tennis elbow. टेनिस एल्बो अलग होता है सर, यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सिस पे पहले ध्यान दीजिए। हम टेनिस Uh, एल्बो पे भी बात करेंगे, वो फिर ऐसे खिचड़ी बन जाता है ना, तो फिर सब गड़बड़ होता है। एक एक चीज पे पहले हम ध्यान देते हैं। अब इसको ब्रेकियल प्लेक्सोपैथी जो रहता है, मैं इस पे भी लेक्चर लूंगा कि कैसे डिफरेंशिएट करना है टेनिस एल्बो वगैरह, वो ऐसे मैंने पढ़ा है टेनिस एल्बो। अभी इस पे ध्यान दीजिए। अब इसमें पहले हम ब्लड टेस्ट करते हैं, सीबीसी करते हैं, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, ईएसआर करते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन है कि नहीं वो हमें पता चलेगा। इलेक्ट्रोमायोग्राम करते हैं, ईएमजी, एमआरआई ब्रेन नेक एंड शोल्डर, वो हम करते हैं कि मतलब कहीं इंजुरी हुआ है क्या, इंजुरी के वजह से ये प्रॉब्लम है क्या, मतलब क्या कॉज है, कॉज निकालना बहुत जरूरी है। फिर नर्व कंडक्शन टेस्ट जो रहता है, एनसीएस, वो देखते हैं, चेस्ट एक्सरे देखते हैं, अल्ट्रासाउंड निकालते हैं, नर्व का बायोप्सी करते हैं कभी कभी, क्योंकि वो कैंसर तक जा रहा है, ट्यूमर है तो नर्व भी इन्वॉल्व है कि नहीं, तो लेकिन वो रेयरली जरूरी होता है, वो करते हैं। अब आयुर्वेद में हम क्या चिकित्सा करते हैं? sir, आयुर्वेद में सर in बोल। Apabahuka, modern people says there was no treatment. Only they leave for some external applications. They leave the patient. जी सर। But physiotherapy people, they rotate the hand right to clockwise, anti-clockwise, and pulley system they are doing. I have seen one case, 38 years female, frozen shoulder. She had underwent an orthopedician, and then after she went to a physiotherapist, the pain was increased more. जी And then after she came to me lastly, sir, I have to manage. I managed it. It has taken long term time, but she has come normal after 6 months. जी So the first line of treatment in Apabahuka,
how to be and what to be, and as Askari Chikitsa in the age group of 30 to 52 years below. Later onwards, maybe. You tell which treatment you have given. Sir, What I have given, what I drugs have you have given, given? I have given this Vedana जी and Kshirabala and this Trayodashanga Gugulu जी and evacuation of the Malasuddhi regularly. I have given. I advised the light supported pillow, and I advised the not vata prakopic food ahar and complete rest and slight and mild exercises, not more to stress the muscle. And where is the mamsa vruddhi was where happened and strangulated. Then after by Swadakarma it has become soft after 3 months. It was done alternatively. This is the line of treatment, sir. जी ठीक है। और कुछ बोलना चाहते हैं सर? Sir, tunnel carpal syndrome also. सर अभी ब्रैकियल प्लेक्सोपैथी पे बात कर लें, टर्नर Okay. सिंड्रोम पे, टेनिस So, एल्बो पे भी हम बात करेंगे। अभी इस डिजीज पे बात कर लें क्या, आप अगर आज्ञा देंगे तो? okay. Sure. परमिशन देंगे तो हम इस पे बात कर लेंगे, अगर आप परमिशन देंगे तो। No. You can continue, sir. तो डोंट इंटरप्ट नाउ। अभी आप Yes. एकदम चुप रखिए, अभी मुझे बोलने Yes. दीजिए, फिर आप बोलिए जब मैं Sure. आपको Sure. About my curiosity, I asked. Okay. सर बीच में रोकने से क्या होता है कि मैं बोल नहीं पाता हूँ, फिर मैं जब आपको चांस दूंगा ना तब आप पूरा बोलिएगा, नहीं तो आप बोलिए, मैं सुनता हूँ। इफ यू Okay. टेल यू कैन टेल, ठीक है। You can carry on, sir. As you plan, you can carry on. हाँ जी सर, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत Okay. धन्यवाद, थैंक यू। Okay. हाँ, अब क्या करना है कि इसमें हमें आयुर्वेद के हिसाब से देख रहे हैं तो माधव निदान में अंश शोष भी बोला है, ठीक है। अंश शोष के लिए बोला है कि अंश देश स्थितो वायु शोष शोचियत सबंधनम, मतलब अंश शोष होता है पीछे से अंश संधि से, और वहां पे अंश फलकास्थि और उसके नजदीक भाग में स्नायु शोष मिलता है, जिसको हम लोग मॉडर्न में डिस्यूज एट्रोफिक चेंजेस ऐसे बोलते हैं कि यूज नहीं हो रहा है। फ्रोजन शोल्डर है, अववाहक है, विश्वाची है, हाथ ऊपर ऊपर नहीं उठा पा रहे तो स्नायु में शोष हो रहा है, मांस में शोष हो रहा है, ठीक है। उसमें अस्थि संधि की विकृति नहीं मिलती है, स्नायु शोष मिलता है, तो वहां पे धातु क्षयजन्य वात व्याधि ये अपेक्षित होता है। दूसरा होता है अवबाहुक। अवबाहुक का क्या डेफिनेशन बताया कि सिरा आकुंच तत्रस्थ हो जन्यत अवबाहुकम, मतलब अंश प्रदेश में स्थित वायु का प्रकोप होकर उस प्रदेश की सिराओं का संकोच वायु द्वारा होता है, इस व्याधि को अवबाहुक कहते हैं। यहाँ पे विश्वाची जैसे चिकित्सा बोला है। इसी तरह से एक बोला है विश्वाची। विश्वाची जो है वहां पे बोला है कि तलम प्रत्यंगुलम यहाँ कंडरा बाहु पृष्ठता बाहवो कर्म क्षयकारी विश्वाची चेती सोच्यते, मतलब प्रकुपित हुआ वायु अंश प्रदेश में स्थान संचय करके वायु के पृष्ठ भाग स्थित कंडरा द्वारा अंगुली हस्त की अंगुली तक संचारी वेदना करता है, मतलब वो ऐसे पूरा संचार कर रहा है वेदना को, उंगलियों तक कर रहा है, उसको विश्वाची कहते हैं। इसमें सभी प्रकार की क्रिया में बाधा आती है, अस्थि संधि प्रदेश में शूल या सशूल क्रिया या क्रिया अल्पता या क्रिया हानि होती है, रोगी हाथ नहीं उठा पाता है, तो ये एक व्याधि होता है विश्वाची, अवबाहु और अंश शोष। आयुर्वेद में और डीप में जाएंगे तो हमें देखना है कि अवबाहु है क्या, या आवरण है क्या, या कफावृत वात है क्या। कफावृत वात है तो वहां पे स्तंभ है, शूल है ना, या फिर इसमें हमें यही सब देख के कि वहां इंजुरी क्या हुआ है, अभिघात जन्य कोई संप्राप्ति है क्या, वो हमें देखना चाहिए। अब इसमें ये देखते हैं कि कभी कभी मर्म चिकित्सा भी जरूरी होता है, मर्म के पॉइंट्स को दबाना। और इसमें हमें चिकित्सा ये करना है कि कुछ बल्य, अगर धातु क्षयात्मक है तो कुछ बल्य, कुछ स्नेहन करने वाले नत्स्य के थ्रू अभ्यंग करने के लिए वो सब हमें करना है, या ग्रीवा बस्ती करना है। तो मैं एक के बाद एक मेडिसिन बताऊंगा, अभी आप लोग कुछ कुछ बोलिए फिर मैं बोलता हूँ। डॉक्टर महेंद्र सर, आप कृपया कुछ बोलना चाहेंगे? सर हाँ ये हाँ जो आप मॉडर्न के हिसाब से कर रहे हो, इसका विश्वासी में जब अपन देखते हैं जी तो इसमें विश्वासी में जो ग्रंथि है जैसे कफवात की होती है, इसी तरह इसमें इसी तरह के लक्षण मिलते हैं कि कई बार वेदना ज्यादा होती है, कई बार जकड़ाहट ज्यादा होती है।
जी यदि बात का बात बड़ा हुआ है तो वेदना ज्यादा होगी, और कफ यदि साथ में है तो उसमें जकड़ाहट ज्यादा होगी। क्योंकि कफ का यदि द्रवगुण सूख गया तो उसमें जकड़ाहट बहुत ज्यादा होगी, और यदि कफ का द्रवगुण नहीं सूखा तो उसमें दर्द ज्यादा होगा। और जो अंश शोष और उसमें है, उसमें क्या है कि स्नायुओं का शोषण होता है, मतलब उसका शोष होता है, जैसे राजक्षमा होता है एक जी तरह से, वो नसों की जो है वो क्षय हो जाता है। तो वहां ब्रंगण चिकित्सा ही वो बताई है, जैसे उड़द की दाल, दसमूल पात वगैरह, उनका बला वगैरह का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही अब्बाउक में क्या होता है, उसके जो सिराए हैं, उनका हाथ का जो मूवमेंट है, जो चारों तरफ का चलना है, वो बंद हो जाता है। तो इसके हिसाब से, आपके हिसाब से, जो ये इसमें ये वेन नर्व हैं, जो कि C5 से लेके और T1 तक आ रही हैं, और वहां से तीनों का गुच्छा निकल रहा है, ये उसके हिसाब से इसमें अलग अलग संचालन में जो देखते हैं अपन कि राइट में घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, सामने घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, या फिर ऊपर कितना उठ रहा है, उसके हिसाब से इसको अपन देख सकते हैं मॉडर्न के हिसाब से। और अपन उसमें मर्म पॉइंट के लिए अच्छा प्रयोग हो सकता है इसका, क्योंकि अपन को कंफर्म हो जाता है कि कौन सी नर्व में डैमेज है, कौन सी नर्व का संचालन में गड़बड़ है। तो उसके हिसाब से अपन मर्म में इसका बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से जो बात कप के हिसाब सोचते हैं, तो ज्यादा उसमें इतना सोचना नहीं पड़ता गहराई से। इसमें केवल जैसे कई बार अपन एक करवट सो जाते हैं तो उसमें कफ वृद्ध होता है और जकड़ाहट हो जाती है वो, तो उसमें भी अपन स्नेहन स्वेदन का ही प्रयोग करते हैं और उससे रिलीफ मिल जाता है। तो वो भी एक जकड़ाहट का और उस तरह का ही बात का ही रोग है। तो इस तरह अपन इसको अलग अलग तरह से सोच के और इनका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर ब्रंगण चिकित्सा ही ये बताई गई है। और नस्य का प्रयोग अपन आपने बताया, और अपन कई बार करते भी हैं, और उस रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। अपने चीर वाला नस्य वगैरह जो करते हैं अपन, मैंने तो कई पेशेंट को दिया है उसका। चीर वाला नस्य के प्रयोग से जैसे 15 दिन में 20 दिन में पेशेंट को काफी रिलीफ मिल जाता है। मेरे खुद के भी एक बार पेन होने चालू हो गया था, तो मैंने करीबन उसको 2 महीने तक डाला, और बिल्कुल फिर मेरे कोई दिक्कत नहीं आई। हल्की सी एक्सरसाइज की और उसके बाद में ठीक हो गया। तो इस तरह का प्रयोग इसमें करते ही हैं अपन, और हो सकता है सब। जी। एक फेसबुक पे मैडम है गौरी जोशी मैडम, उन्होंने बहुत अच्छा चिकित्सा बताया है। उन्होंने बताया विद्ध कर्म करने से फायदा होता है, अग्नि कर्म करने से फायदा होता है, बृहन्नस्य, कैशोर गुगुल, पंचतिक्त घृत गुगुल, महायुगराज गुगुल, एकांग वीरस, पथ्यादिक्वात, स्नेहन स्वेदन, अस्थि मज्जा पाचक। ये मैडम ने कहा, गौरी जोशी मैडम ने। और मैं इसमें और चिकित्सा बताता हूँ, कुछ कषाय कल्पना बताता हूँ। जैसे कि क्योंकि हमें पेन रिलीफ करना सबसे जरूरी है, वहां पे वायु जो है उसको शमन करना है, इसलिए रासना सप्तक कषाय, वर्ण आदि कषाय, अष्टवर्ग कषाय, रासना शुंठियादि कषाय, महारासनादि कषाय, शुंठी बलादि कषाय, रसोनादि कषाय, माश बल आत्मगुप्तादि मतलब कपि कच्छू से बनाया हुआ कषाय, विदार्यादि कषाय, धन्वंतर कषाय, ये देने से फायदा होता है। उसी तरह से यहाँ पे कुछ वटी है, तो रसोनादि वटी, लशुनादि वटी बहुत अच्छा फायदा करता है, दीपन पाचन लोबन करके, रासना गोगुल, व्योषादि गोगुल, क्योंकि आवरण हमें निकालना है कफ का। जब स्तंभ वगैरह है तो आवरण निकालना जरूरी है, इसलिए रासना गोगुल, व्योषादि गोगुल बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसको वसंत कुसुमाकर रस, पूर्ण चंद्रोदय, सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, बृहत्वाद चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, है ना, समीर गज केसरी रस, ये सब हम देते हैं। और खाने के लिए मसल्स अगर अंश शोष है तो अश्वगंधा अवलेहम दीपन पाचन करके देते हैं, या अश्वगंधा घृत देते हैं। इसी तरह से लहसुन शीरपाक, अगर आवरण है, कफावृत बात है, तो उसमें लहसुन शीरपाक देते हैं। या प्रसार, अगर वहां पे ये हमें दिख रहा है वात्रक जैसे संप्राप्ति है, रेडनेस है और वहां पे बहुत बर्निंग हो रहा है, तो वात्रक की भी संप्राप्ति हो सकती है, इसलिए प्रसारण्य आदि शीरपाक ये देते हैं। इसी तरह से खाने के लिए हम कुछ चूर्ण देते हैं सुबह शाम, जो बृहण करेगा, जैसे अश्वगंधा चूर्ण, श्रृंगी बेरादी चूर्ण, श्रृंग बेरादी चूर्ण, फिर कपिकच्छू चूर्ण, बला चूर्ण, लवंग चूर्ण, ये सब देते हैं। इसी तरह से नस्य देते हैं यहाँ पर, तो नस्य में 101 आवर्ती का शीरबला तेल का नस्य, धानवंतर तेल का 101 आवर्ती का, 1001 आवर्ती का नस्य देते हैं। इसी तरह से कभी कभी बस्ती चिकित्सा भी बहुत काम आती है, अश्वगंधा रिष्ट, देवदारवा रिष्ट, बला रिष्ट बहुत अच्छा काम करता है। और एक्सटर्नल लेप करने में बहुत अच्छा फायदा होता है, जैसे नागरादि चूर्ण का लेप करना है पानी में, गर्म पानी में मिक्स करके, या महानारायण तेल में गर्म करके और उसका लेप लगाएं, नागरादि चूर्ण है। फिर कोल कुलत्थादि चूर्ण है,
कुट्टम चुक्क्यादि चूर्ण है, बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से निम अमृता एरंड तेल देते हैं रासनादि चूर्ण के साथ, उसका लेप लगाते हैं। उसी तरह से अभ्यंग करते हैं तो पंच स्नेहम, कार्पस्यादि तेलम, फिर कायक तिरुमणि तेलम, महामाश तेलम, और नस्य देते हैं तो महामाश तेल का नस्य ग्रहण करने के लिए बहुत अच्छा फायदा करता है, या प्रभंजन तेलम बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से यहाँ पे हमें पिचू भी रखने से फायदा होता है, पिचू रखें या ग्रीवा बस्ती करें तो कार्पस इत्यादि तेलम या मुरी वेणा तेलम बहुत अच्छा, कोट्टम चुक्क्यादि तेलम, अगर स्तंभ है तो कोट्टम चुक्क्यादि तेलम। और यहाँ पे हमें नस्य में हम लोग बला तेल, कार्पस इत्यादि तेल, शीर बला तेल, शुद्ध बला तेल, धानवंतर तेल, चंदन बला लाक्षादि तेल, महामाश तेल, इन सब का हम देते हैं तो बहुत अच्छा। और एक पिजिचिल क्रिया होती है, पिजिचिल क्रिया में तेल भी होता है और घृत भी होता है, वसा भी होता है, वो मिक्स होता है और वो गरम गरम डाल के और अभ्यंग टाइप करते हैं गरम गरम, पिजिचिल क्रिया। तो उसमें पंच स्नेह, कार्पस्यादि तेलम, प्रभंजन तेल, पिजिचिल क्रिया करने से वो ऐसे धारा गिराते हुए और मसाज करते जाना है कोष्ठ में, बहुत अच्छा। बाद नस्य जो है वो सबसे सही चिकित्सा है। नस्य करने से अंदर ही अंदर सिराएं जो संकुचित हो गई हैं, जो नर्व डैमेज हुए हैं उनको हील करते हैं, और नर्व जो डैमेज है उनको हील करने के लिए हम लोग स्वर्ण भस्म, फिर पंचामृत लौह गुगुल, बृहद्वाज चिंतामणि, सिद्ध मकर ध्वज, पूर्ण चंद्रोदय, त्रैलोक्य चिंतामणि, नर्व को ताकत देना है, इंजुरी नर्व रिलेटेड, और रक्त मोक्षण करना है। उसी तरह से वहां पे नस्य करते हैं तो धीरे नस्य नाशय शीर्षो द्वारा वो जाके धीरे धीरे वो हील करते जाता है। और महामाश तेल ये बहुत अच्छा काम करता है। और महाविषगर्भ तेल जो साइटिका का चिकित्सा है ना, वो भी कभी कभी हमें करना पड़ता है, यहाँ अप्लाई करना है। साइटिका में भी नर्व कंप्रेस हो रहा है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, साइटिका में हम लोग पॉइंट देखते हैं साइटिक नर्व का, वही चीज यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे साइटिका में हम लोग त्रिफला गुगुल, महावाद विध्वंसक रस, समीर पन्नग रस, भल्लातक आसव, अगर कफ का आवरण है तो भल्लातक आसव, भल्लातक परपटी देते हैं तो ये वेदना शमन करता है। वातग्न द्रव्यों का क्वाथ जैसे निर्गुंडी, दशमूल, एरंड का स्वेदन करते हैं। स्पर्शा सहत्व है तो हम लोग महाविषगर्भ तेल का अभ्यंग करते हैं, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है ना। और आप लोग कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। डॉक्टर पटनायक सर प्लीज यू कैन कंटिन्यू, आप कुछ बोलना साली चाहते हैं। षष्ठी के Sir, साली षष्ठी sir, जो करते हैं सब well said, मसल्स को कम कम दिक्कत होती है। well said, sir. Kashayas and all Dravyas choice very nice. I have got good knowledge now itself instantly. हाँ And thank you very much, sir. हाँ, महेंद्र सर आप कुछ बोल रहे थे, आवाज नहीं आया। मैं तो ये कह रहा था साली षष्ठी का जब कई बार मसल्स की दिक्कत होती है, मसल्स का क्षय हाँ वगैरह, तो साली षष्ठी पिंड स्विच भी करते हैं सर, उससे भी हाँ बहुत अच्छा आराम मिलता है उससे। हाँ, सही बताया, एकदम परफेक्ट। अंश शोष है तो शालीषष्टिक पिंड श्वेत, उसके लिए हम लोग बला मूल लाते हैं, अश्वगंधा लाते हैं, शतावरी लाते हैं, और चावल में खीर बना के दूध में पका के और उसके पोटली बना के और उसका हम रगड़ते हैं तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। सही बताया आपने। अगर आम बात जैसा है तो बालू का श्वेत करेंगे और आम बात की सारी चिकित्सा करेंगे जी। इस पर वीना मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी। डॉक्टर वीना मैडम, हरिहर सर, मनीषा मैडम, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे। आप लोग को क्या समझ आया ये सब चिकित्सा में, कभी कभी तिक्तक क्षीर बस्ती भी काम करता है। मनीषा मैडम प्लीज बोलिए कुछ। और ना ये रसायन चिकित्सा भी देना पड़ता है। मनीषा मैडम आप बोलिए फिर मैं बोलूंगा। जी सर जी, प्रणाम सर। बहुत जी अच्छे से बताए सर आपने, सब कुछ बता दिए, ऐसा कुछ बचा ही नहीं है सर। ये प्रॉब्लम मुझे भी हो गया था एक बार, अच्छा और कुछ। बहुत, हाँ, वो सर्जरी के लिए डॉक्टरों ने एडवाइस किया, इवन उन्होंने नर्व्स की सर्जरी भी की उसमें 3 पॉइंट्स को लेकर के, लेकिन उसके 2-3 महीने बाद तक भी मेरा बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रहा था, और बहुत इतना सीवियर पेन होता था उसमें, तो इंजेक्टेबल भी लेती थी फिर भी काम नहीं आया। फिर मैंने अपना पंचकर्म लिया और 14 डेज पंचकर्म कंटिन्यूअसली सारा हॉस्पिटल बंद करके, और इसमें मैंने पत्रपिंड स्वेद भी लिया, इसमें मन्यावस्थी पत्रपिंड स्वेद नस्य लिया शुरू में, अणु तेल का नस्य ले करके, और फिर मैं कंटिन्यूअसली इसमें स्नेहन, स्वेदन, धारा, जो पिडिंची बताए सर बहुत अच्छा बताए, बस्ती बीच बीच में लेती थी, तो उसकी वजह से आज मेरा पूरा मूवमेंट है 14 डेज के पंचकर्म में। और औषधि भी लिया मैंने, बृहत्वाद चिंतामणि रस, रसराज रस,
कंटिन्यूसली इसको 20-20 दिन 21-21 दिन लिया, चेंज कर करके। और गूगल कल्प को भी लिया, कषाय साथ में ली, साथ में प्रभंजनम जो तेल है उसका बहुत अच्छा इफेक्ट रहा, अर्क पत्र से श्वेत दे करके। पत्रपिंड भी बहुत अच्छा रहा। फिर लेपन करती थी उसमें, और कॉटन गॉज लगा करके उसको हीट रखने के लिए पट्टबंद करके, उसमें धीरे धीरे मेरा इतना अच्छे से सबसाइड हो गया कि अब मैं स्कूटी वगैरह भी, कार वार सब अच्छे से चला ले रही थी। पूरा रुक गया था मेरा, 1.5 से 2 साल तक रुक गया पूरा। रेडिकुलोपैथी बता रहे हैं डॉक्टर, और ये सारी चीज़ों करके मैंने पंचकर्म भी बाहर जाके लिया अपने यहाँ सर के यहाँ, लेकिन वहाँ भी आराम नहीं आया। लास्ट में फिर अपना नाड़ी स्वेद, स्नेहन स्वेदन 14 डेज कंटिन्यू इवनिंग मॉर्निंग लेकर के, और बिल्कुल ठीक हो गई सर मैं। जी, मेरा ये अनुभव था। हाँ, और एक डॉक्टर मुनीश शर्मा मैडम के पास एक पेशेंट आए थे। तो उनका तो नेक ही ऐसे हिलता नहीं था, इतना कंधे में दर्द था। उन्होंने 100 आवृत्ति का शीरबला तेल का नस्य दिया, 30-30 ml, और पूरा नेक ठीक हो गया उनका। तो नस्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नस्य जो रहता है इस बीमारी सर में सबसे अभी इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलिए मैम। सर अभी तो क्षीरबला तेल का इतना अच्छा रिजल्ट है, पहले तो नहीं था मेरे पास और इतनी मात्रा में नहीं ले पाते थे। अभी तो इतना अच्छा रिजल्ट है कि पेशेंट को 5 to 7 डेज में ही रिलीफ मिल जा रहा। इसके साथ में एक और चीज इंक्लूड की थी, मैं कर्ण पूरण भी चलाती थी इसमें, हाँ, और मर्म भी उसको देती थी पॉइंट को। तो इतना अच्छा रिजल्ट आता सर क्षीरबला तेल का और वचादी तेल का। इसको तो जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है सर। जी। हाँ, और इसमें वेन्स भी इंपॉर्टेंट है, जॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लिगामेंट्स, टेंडन्स जो हेड और नेक के हैं, उनको जब तक ताकत नहीं आएगा अंदर से, तो और उनका नरिशमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें शोष भी रहता है, धातु क्षयजन्य रहता है। ये इंजुरी है तो वात का प्रकोप होगा, अभिघात है तो वायु का प्रकोप होगा। तो इसीलिए हमें लिगामेंट्स, स्नायु, कंडरा, जॉइंट्स, वेन्स, आर्टरीज सबको काम करना है। तो हमें रक्त का भी काम करना है, तो रक्त प्रसादन करने वाले रक्तपाचक, ताप्यदिलो, नवायस्लो, नारसी रसायन, गुगुल तिक्तघृतम, ये सब भी देते रहना है। मसल्स पे काम करने वाली दवाइयां जो है, जैसे कुपिलू के कल्प है, वात महावात विध्वंसक रस है, वो दे सकते हैं। या मतलब हमें मसल्स पे भी काम करना है, मज्जा पे भी काम करना है, शुक्र धातु पे भी काम करना है, सभी धातुओं पे काम करना है ना। और उनका हेतु क्या है वो भी देखना है। अगर वो ज्यादा लैपटॉप पे बैठ के, इतना प्रॉब्लम है लैपटॉप पे बैठ के कंटिन्यू काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, सिर को टेढ़ा करके मोबाइल पे बात कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो तो प्रॉब्लमेटिक रहेगा। जी, चलिए इस पे वीना मैडम आप कुछ बोल दीजिए मैम। आपने कुछ ऐसे पेशेंट देखे हैं वीना मैडम? ये ओपन नहीं हो रहा मेरा। अच्छा, नहीं हो रहा। हाँ, अभी देखिए, अभी मैं ओपन करने का किया हूँ, आप करिए ओपन मैम, वीना मैडम। हाँ अब आवाज ओपन। आ रहा है सर? हाँ आ रहा है, बताइए। मैं आज तो थोड़ा लेट ज्वाइन हुई, मगर आवबाहु और आमुष शोष, ये 2 प्रकार के अलग अलग व्याधि के पेशेंट मैंने अच्छे किए हैं। तो सिर्फ आज का जो पढ़ाया हुआ है वो मुझे आधा ही सुनने को मिला, उसकी वजह से ये आंश शोष तो धातु क्षयजन्य ही होता है, और धातु क्षयजन्य की सभी चिकित्सा वहीं पे होती है। मगर आज जो आपने पढ़ाया तो वहां पे अवरोध भी है अन्य दोष का, कफज आवृत्त है, क्योंकि लशुनादि ट्रीटमेंट बोल रहे थे आप। हाँ तो हम ये तो अवबाहुक या अंश शोष, ये तो क्लियरली सिर्फ वात व्याधि का ही है ना, तो जी। मैंने ये ट्रीट किया है। हाँ, मगर उसमें जो अन्य दोष का उसमें अवरोध है तो अन्य दोष है, वो, कफ का ही अवरोध होगा ना, और क्या है, हाँ, पित्त हो कफ जाएगा। कफ का ही। कफ का ही है, हाँ, कफावृत। तो वो नहीं ट्रीट किया मैंने। कफावृत वात है तो स्तंभ रहेगा, बहुत ज्यादा हाँ, शोल्डर हाँ, रहेगा। तो उसमें हम हाँ, क्या देंगे, निर्गुंडी पत्र का कषाय देंगे, लहसुन हाँ, शीर देंगे, लहसुन हाँ, एरंडादि कषाय देंगे, रसुन आदि कषाय, सहचरादि कषाय, गंधर्व हाँ, हस्त्यादि कषाय, यही सब देंगे। रासना सप्तक, रासना पंचक, गुकुल तिक्ता कषाय, सुकुमार कषाय, और वहां पे हाँ। लेप लगाएंगे। यही तो है, सप्तसार कषाय। सिंपल सिंपल है।
विश्वची भी मैंने दुरुस्त किया है पेशेंट विश्वची का। वो गुरुद्रसी की ट्रीटमेंट होती है विश्वची में, तो हाँ सिर्फ उध्व शाखा में हो गया गुरुद्रसी, हाँ। उसी प्रकार की ट्रीटमेंट। और हाँ कभी अगर ऐसे एमआरआई में दिख रहा है कि रप्चर है या हाँ एवल्जन, तो हम क्या करेंगे, आभा गुगुल, लाक्षा गुगुल, कितना बढ़िया बढ़िया हमारे पास दवाई है, या हाँ डिंकाचे लाडू, मतलब हाँ गोंद का लड्डू खिलाएंगे हम। हाँ उसी तरह से रासना गुगुल, वातगज अंकुश रस, महावात विध्वंसक रस, और क्या देंगे, षडधरण चूर्ण, महायोगराज गुगुल, तेओद्रशांग गुगुल, और अग्नि बढ़ाने के लिए हम वैश्वानर चूर्ण, हिंगुवचादी चूर्ण, पिपली चूर्ण, षडधरण चूर्ण, यही सब दीपन पाचन करेंगे, वायु का अनुलोमन करेंगे। और रसायन में दशमूल हरित की, सुकुमार लेहम, पिपल्यासव, अभ्यारिष्ट, जैसा जो है, दशमूलारिष्ट, दुरालभारिष्ट, धनवंतरारिष्ट, यही सब करेंगे ना। हाँ सर। लेप के लिए कोल कुलत्तादि, कुट्टम चुक्यादि, रासनादि चूर्ण, नागरादि चूर्ण। अभ्यंग के लिए कुट्टम चुक्यादि तेल, मुरीवेणा तेल, महानारायण तेल, चिंचादि तेल, प्रसारणादि तेल, प्रभंजन तेल, ये सब करेंगे। सर दशांग का लेप लेप भी हाँ, करते हैं। लेप भी दशांग, करते और हाँ लेप। और चक्रदत्त ने तो बाव की और विश्वासी की एक ही चिकित्सा बताई है। हाँ 10 मूली बलाम अप क्वाथम तैलम मिश्रितम स्वयं भुक्त्वा पिबेत नक्तम विश्वासी बाहु की रसम बलाश तथा पारिभद्रा आत्मगुप्ता स्वरसे पिबेत। आत्मगुप्ता जो क्रौंच होता है उसका रस के पीने के लिए भी कहा है। नश्यम तु यो मांस रसेन दद्यात मांसाद आसो वज्र समान बाहु, वज्र के समान बाहु हो जाती है यदि मांस रस के नस्य का प्रयोग करें तो। ऐसा जी चक्रदत्त में बताया ये। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और ना, अगर नर्व और ज्यादा डैमेज है और वहां पे क्षयात्मक संप्रभुति है, तो मुस्तादी अपन बस्ती, हम बस्ती भी देंगे। बस्ती से और अच्छा फायदा होता है। मुस्तादी यापन बस्ती, स्थिरादि यापना बस्ती, फिर बलादी यापना बस्ती, धानवंतर तेल का बस्ती, सहचरादि तेल का बस्ती भी बहुत अच्छा काम करता है। सर जो ये एलोपैथिक के हिसाब से ये केवल नर्व का है। अपने जो अब्बाओं के विश्वासी हैं अपन उसको नर्व मसल्स प्लस बोन तीनों हाँ का सोच के चलते हैं अपन, तीनों के लिए ही उसमें काम करते हैं हम। हाँ, स्नायु कंडरा सब। हाँ सही बताया। हाँ, डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मुनमुन कुमार जी कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए। जितेंद्र कुमार जी, कंचन मैडम कहाँ गई पता नहीं, कंचन मैडम के पेशेंट आ सर गए। सर हाँ बोलिए। प्रणाम सर। हाँ बोलिए सर। सर आज जो एक नया प्रकार व्याधि है जो आयुर्वेद में अनुक्त व्याधि है वो सुनने को मिला, और वो आपने बहुत अच्छा तरह सर बता दिया। हमको बहुत कुछ सीखने को आज सर मिला। और सर ये तो ऊर्ध्व जतुर्गत व्याधि में आएगा क्या सर? उर्दू चतुर्गत में आएगा, आपने सही बताया। हाँ तो इसमें नस से ही हाँ सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है। सर से इसलिए सर जो आपने बोला नश्य उनको बहुत अच्छा, नश्य कर्म तो कुर्वीत शिरोरोगस्तु शास्त्रविद द्वारा ही शिरोसा नासा तेनो तद व्याप्य हंतितान। तो इसलिए नश्य का ये बहुत अच्छा काम करता है जो आज सुनने को मिला। और पूज्य महेंद्र सर भी बहुत एक अच्छा बात भी याद दिला दिया कि सालिस षष्टिक स्वेद उनको भी बहुत अच्छा काम करता है। और वो पूज्य मनीषा मैडम भी उनका अपना ही हो रहा था और किस लिए वो भी ठीक हुआ वो भी बताया। उस सब सुनने को सर आज मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। आप भी हर एंगल से सर इतना अच्छे तरह समझा दिया, बहुत सारे अच्छा लगा। मैंने इस पेशेंट का भी सर ट्रीटमेंट मेरे क्लिनिक में नहीं किया, लेकिन जब अब आएंगे तो हमको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने में क्या ये ब्राकियल प्लेक्सस है, ये डिजीज है या विश्वाची या अवभावक है, हम उनको पता लगा देंगे अभी सर। और वो आप जैसे बताया उस सभी ड्रग से, सब मेडिसिन से हम उसका भी ट्रीटमेंट करेंगे सर। थैंक यू सर। जी, या फिर एक और चीज है कि हम पूरे, इसी का इफेक्ट पूरे बॉडी पे हो गया, पूरा पीठ पे हो गया, कमर पे हो गया, तो हम एक अवगाहन करेंगे जिसमें हम लोग निर्गुंडी, दशमूल, एरंडमूल का काढ़ा बना के और कोष्ण करके पेशेंट को बिठा देंगे, वह भी बात कम करता है। या फिर हम अनुवासन बस्ती देंगे पूरे बॉडी में, अगर ये फैल गया है तो धन्वंतर। और ये भी देखना है कि आम वात है क्या, या फिर आमवात जैसी संप्राप्ति है, या वातरक्त है, या संधिवात है, वो भी हम देखेंगे।
तो माधु तैलिक बस्ती भी काम करेगा। मैं तो बड़ा बड़ा चीज बता रहा हूँ, उतना जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन माधु तैलिक बस्ती हो गया। फिर हम लोग नारसिंह रसायन खिलाते हैं, लहसुन रसायन खिलाते हैं अगर आवरण जन्य है, सुकुमार रसायन, भल्लातक रसायन देते हैं, और पिपल्यादि तेल का निवासन देते हैं, सहचरादि तेल का। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीजें। चलिए, इसमें मुनमुन कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं, हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? हरिहर सर। जी सर प्रणाम। जी हाँ, सर, जी मेरे सर को प्रणाम सर। एक एक करके। हाँ हाँ बोलिए जी बोलिए। सर, मैं हाँ अपना अनुभव बताता हूँ। एक मिलिंद बडोले सर पेशेंट नहीं था अपना भंडारा का सर, हाँ तो जी। उनको अब कल मैंने उनका फॉलोअप लिया था, बहुत अच्छा है, बहुत रिलीफ है। वो तो बोले हाँ अब हाथ तो उनका पूरा उठने लगा है, ऊपर से नहीं उठ रहा था, उनका बाहु का था, वो किस टक किए थे सर। तो उनको हाँ आपका आम पाचक वटी जो भेजे थे, आम पाचक वटी दिया था, हाँ और साथ में उनको सिरे वाला तेल भेजे थे आप, तो उसका मैं 5-5 ml के लिए बोला था नशे लेने के लिए, तो हाँ उन्होंने वो किया था। और उसके बाद योगराज गूगल दिया था, उसमें ऐड किया था मैंने, हाँ और यही था। और पंचकोल चूर्ण दिया था उसको, हाँ और शुंठी शुंठी सिद्ध जल बोला था, मतलब 1 ग्राम में बोला था, 1 लीटर में घोल के उसके भर दिन में पीते रहना है। हाँ। तो इतना ही चीज दिया था सर, अभी उनको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलीफ हुआ है। हाँ तो मैं बोला तो दवा खत्म होगा तो फिर से आप आइएगा, मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा, फिर से वहाँ पर हाँ फॉलो मतलब बताना है कैसे तो कैसे। आप अब काय चिकित्सा में टॉपर आने वाले हैं, क्योंकि आप जो भी बोलेंगे लोगों को समझ आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको भी समझ आएगा। काय चिकित्सा में आपको टॉप करना है एग्जाम में। जी सर, थैंक यू सर, प्रणाम सर। और उनको विरेचन भी करवाया था सर, पहले विरेचन 2 टैबलेट से, 1 टैबलेट से दिया था तो उनका प्रॉपर नहीं हुआ था, इस बार उनको हाँ 3 टैबलेट दिया सर। मैं बोला 3 टैबलेट ले लीजिए आप, तो उन्होंने 3 टैबलेट लिया था सर, घृत पान करके, तो फिर इस बार 4 मोशन आया उनको, पूरा पेट अच्छा से खुल के साफ हो गया। जी। चलिए, आपका आप सब लोग का प्रैक्टिस और बढ़ना चाहिए। और ये जी सर, हरिहर सर क्या बोलना चाह रहे हैं, डॉक्टर हरिहर थैंक यू सर? सर। थैंक यू सर। मेरे को भी ये हो गया था राइट साइड में, तो मैंने वात गजांग कुश रस, एकांग रस और महायोग रस गूगल और बला रेस्ट लिया था, और तिक तक सिर बस्ती चल रही थी, तो 20 दिन में अच्छा हो गया था। तिक्तक और शीर वो अपने बस्ती। वाला तेल का मालिश किया था, कौन सा तेल? जो आपने भेजा था ना, वो पेन पेन ऑयल। रिलीफ। पेन ऑयल, हाँ। वाह, कितना सर अच्छा हो। हाँ सर बंगसेन में हाँ मंजीट और गुग्गल का नस्य बताया है। हाँ परम औषधम अपबाहो मन्या स्तंभ ऊर्ज जत्रुगत रोगी शीतल जलेन नावनम उपशमने जिंगनी च पुरे। मतलब मंजीट और गूगल का शीतल जल में पीस कर हाँ नस्य लेवे तो हाँ अपबाहो मन्या स्तंभ और सब प्रकार के ऊर्जा रोगों में बताया है। तो मंजीट का और गूगल का आपने सर ये प्रयोग हमने कभी किया नहीं, ये इसका प्रयोग में एक बार सोच भी रहा था मैं कि सर से पूछूंगा। हाँ इनका हाँ, उपयोग हमारे आपने किया है? जमदग्नि सर करते हैं, मैंने भी किया है, अच्छा फायदा होता है गूगल और मंजिष्ठा। ये बंगसेन का है सर। हाँ, गुग्गुल और मंजिष्ठा क्या करना है? ले शीतल जल में पीस के नस्य लेना है, नस्य ऊर्ज नस्य। अच्छा। जत्रुगत रोगों में काम करता है। और एक बताया है इसमें नस्येन शीत पैसा, मतलब ठंडे जल में ही सुख हाँ सिम्बी बूज मूल जिंगिनी पिष्टा, मतलब क्रौंच की जड़ और मंजीट हाँ। शीतल जल में पीस कर नस्य लेने से अब्बाओ और कंधे की पीड़ा बहुत शीघ्र दूर होती है। खजकूले के मूल का नस्य। हाँ, क्रौंच होता है जो हाथ में गुप्ता, हाँ, क्रौंच उसकी बीज जड़ के मूल का। अच्छा। और मंजीट, हाँ। उसको शीतल जल में पीस के उसकी नस्ल लो। और ये ऊपर बताया था, ये इसमें ऊर्ज सभी लोगों में बताया, ये तो मंजीट और गूगल। और अच्छा। एक बताया इसमें कठुमर का दूध, हींग और क्रौंच की जड़, इन सबको एकत्र पीसकर नासले से अब्बाहुक रोग दूर होता है। काको दुम्बरई दुग्धई से राम ठई हरेत सर्व योग विच्चय कपि कच्छु मूल युक्तई नश्यई अप बाहुजाम पीड़ाम। कौन सा रेफरेंस है ये? ये बंगसेन का है मैडम, अच्छा। बंगसेन में। और जो बात व्याधि का है उसमें ये श्लोक नंबर 119, हाँ। 120, 121 और 122 तक है ये। अच्छा। ये तो पहले बताया था, उसमें भी है योग रत्नाकर में भी खरेटी की जड़ और ये क्या नाम है बला, इसका तो वहां भी दिया है, पारभद्र का, पारजात का और खरेटी का, अथवा नीम की जड़, इनका क्वाथ पीना है, और क्रौंच का रस पीना है, उड़द का क्वाथ पीना है, और उड़द की क्वाथ की नस्सी की बताई है।
लेकिन ये जो मंजीठकर गूगल का बताया या मंजीठकर क्रंच का बताया, ये हमने कभी प्रयोग नहीं किया, इसलिए मैं सर से पूछ रहा था कि रिजल्ट कैसा है। हाँ, ये देते हैं, मंजिष्ठा का देते हैं और गूगल का नस्य देते इनको हैं। ठंडे जल में पीस के और इनको फिर एक तरह से ठंडे जल में रख लें, फिर उसको बाद में उनको नितार के उस तरह दे दें तो हाँ हो जाएगा, उसी से काम जी, फिर। हाँ हो जाएगा। बॉयल को तो मना किया है इन्होंने, ठंडे जल के लिए प्रयोग के लिए ठंडा कहा है जल इन्होंने। मतलब रूम टेम्परेचर, रूम हाँ, जो टेम्परेचर। अपना सादा जल होता है वो सर। हाँ जी। और न तो किसी उसमें को अंश शूल है तो ये वाग्भट चिकित्सा गुल्म स्थान में सर का फॉर्मूला है कि पुष्कर मूल, एरंड मूल, दर्भ, देवदार और शुंठी। अंश शूल अगर हो रहा है तो। और एक और है एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से, तो ये है। और एक और है असत्स्कंद शूल योग। अगर पूरा पीठ में दर्द हो रहा है तो ये धमासा, पलाश, भुयामलकी, जीवंती, कड़वा जो तोरी होता है वो, शीरीष, बृहति, सुरसा मतलब तुलसी, श्वास कुटार, दर्भ, गोरख मुंडी, करंज, वरुण, अश्वगंधा, आम्र, हरिद्रा, उड़िद, स्याह जीरा, बाड़न शिप मतलब ये मिश्रिया, मुरवा, ककड़ी, पाषाण भेद, मंजिष्ठा, अपामार, स्वर्णगारिक, निर्गुंडी, केसर, भूनिम्ब, पद्मकाष्ठ, कपित और शतावरी, इसका काढ़ा बना के देना है। तो ये स्कंद शूल जो है वो ठीक हो जाता है अगर शूल है तो। ये हमारे सर के एक एक फॉर्मूला है ना, इतना अच्छा है। सर और मैंने एक ये खाने के लिए तो दिया है, मैंने फिर इसको नस्य के लिए प्रयोग नहीं कर सका। मैं मंजीठ और गूगल और क्रौंच जड़ और इसको मिला के मैंने खाने के लिए तो दिया था, रिजल्ट मिलता है, लेकिन नस्य के लिए मैंने इसको हाँ प्रयोग नहीं किया। मैं एक बार मतलब इसको कंफर्म करना चाहता था मंजीठ की, क्योंकि नस्य कभी हाँ दी नहीं मंजीठ और गूगल की। दीजिए ना गूगल को मैंने सर, बहुत कंफर्म अच्छा किया, होता मेरे है। पास है मंजीठ भी है, लेकिन मैंने उसको दिया नहीं, उसको हिसाब से मेरे दिमाग में सही बैठा दीजिए नहीं, ना, मैंने वो पता रक्त नहीं का किया। प्रसादन करता है। रक्त के प्रसादन से रक्त वाहिनियां अच्छी होंगी वहां पे, स्नायु नहीं कंडरा। वो सर, वो सब कुछ सही है सर, लेकिन उसका जो ठंडे पानी में नस्य बनाना है तो वो पूरी ठंडा तरह पानी नहीं, इन्वॉल्व भी होगा नॉर्मल कि नहीं होगा। नॉर्मल पानी में सर, नॉर्मल पानी में उसका लिक्विड फॉर्म में बना के ड्रॉपर में डाल के और डाल देना है। सर वो पानी में घुलेगा ही नहीं गूगल, जितना घुलेगा घुलेगा, थोड़ा तो अंश ये है आता है। सबसे बड़ी समस्या। तो थोड़ा थोड़ा तो जाएगा ना सर। एक काम हो सकता है सर इसका, यदि हो तो जैसे अपन हाँ इसका जो एक तरह घन बनाते हैं, उस घन को फिर बॉईल करें तो शायद उसमें शायद हाँ सही हो जाए ये इसका काम। हाँ। हम लोग तो सत्व गूगल एक तरह से, तिक्तघृतम का नस्य देते हैं, तो गूगल रहता है ना उसमें, गूगल तिक्तघृतम में थोड़ा गूगल जाता है। और मैं एक तो जो है इसीलिए ना इसको ये, नहीं दे पाया। वो आप दीजिए। एकांग सन्निपात का क्वाथ है। एक मतलब साइड में दर्द हो रहा है और पेन है तो विश्वा, लशुंठी, देवदार, कचूर, मुस्ता, पित्त पापड़ा, रिंगणी, कटकारी, कुटकी, भुनीम और धमासा, इसका भी काढ़ा देने से बहुत अच्छा विश्वाची और अवगाहक में फायदा होता है जी। चलिए अब आगे पटनायक सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? डॉक्टर पटनायक Sir, sir, tell me, sir, सर, sir, sir, tell me. आप बताइए सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। Uh, what is the topic? What topic, sir? Brachial flexopathy. हाँ, फ्लेक्सोपैथी जी सर। Sir, actually, we are seeing regularly number of cases, but today I have enlightened my knowledge on your lecture. जी सर। Earlier, I have treated Apabahuka, and you told Ashtavarga Kashayam is excellent, sir. It also I used because in the upper part of the neck and head, Ashtavargam is very much choice in the Grevavata also, and Abbahuka also I used. I got good knowledge on your lecture today. Thank you very much, sir. And please excuse me if I interrupted you in between of the running lecture. नो सर, Because नो of सर, my curiosity, I asked you, sir. Please, sorry. कोई बात नहीं। इसमें अश्वगंधा चूर्ण है, कप्पी कच्चू चूर्ण है, विदारी चूर्ण है, बृहण वाले नारसिंह चूर्ण है, और फिर पिपली चूर्ण है। अवस्था के हिसाब से हम लोग दे सकते हैं। एरंड मूल कषाय बहुत अच्छा काम करता है, चक्रदत्त का बात व्याधि में है। स्वल्प अच्छा रसोन, एरंड मूल कषाय अच्छा डाल के रसोन पीठ। अच्छा अच्छा। थैंक यू और कोई कुछ थैंक यू। बोलना चाहते हैं? थैंक यू हाँ सर। प्रणाम सर। हाँ सर, बोलिए सर। सर ये अफवाहों के अंदर सर क्या हम क्षीर वाला बंजियो बन का नस्य दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, देना ही है, देना ही है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है, देना नहीं ही सर, है। जैसे मान लो जैसे 6 जन है तो उसमें तो बड़ा अच्छा काम करे, तो मैं सर थोड़ा कंफ्यूज था। मैंने कहा ये शीत वीर्य होता है, क्या कहते हैं, तो उसमें देना चाहिए नहीं चाहिए आम जन्म में? 6 जन्य है तो वायु को हमें ठीक करना है ना, ब्रीहण करना है। जी तो सर। शीर बला तो सबसे अच्छा पेन किलर है, क्योंकि और शीर सर है ना, दूध है। आम जन्म में सर? आम जन्य में पहले नहीं देना है, पहले आमवात की चिकित्सा करके अग्नि बढ़ा के, पेट की अग्नि बढ़ेगी तभी तो
ऐसे नस्से का और डायरेक्ट आम बात का कोई वो नहीं रहता, लेकिन गले में अगर आम बात है, गले में जकड़न है बहुत ज्यादा, आम है, तो फिर हम वहां पे रुक्ष स्वेद वगैरह करके फिर बाद में हम देंगे। नहीं सर, आमजन जो है वो क्या कहते हैं अफवाहों का है। जैसे पेशेंट है सर मेरी एक, तो फीमेल पेशेंट है, 26 ईयर ओल्ड है। तो पहले उसका फ्रोजन शोल्डर टाइप था, वो हाथ बिल्कुल वो ऊपर नहीं उठ रहा था, और इसके रिस्ट जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी सर। तो मैंने उसका पीछे से जो है अंश फलक पे सर उसका अग्निकर्म किया, और तो उसका हाथ तो उठ गया एक साथ पहली सीटिंग में। और उसके बाद सर मैंने कोटम चुक्का दी चूर्ण से, मैंने उसकी मैं क्या कहते हैं उसका स्वेदन करवा रहा हूँ और उसका लेप करवा रहा हूँ। तो 3 दिन हो गए हैं, काफ़ी आराम हो गया है सर। और साथ में मैंने क्षीर वाला दिया, तो 101 जो आपका है सर उसका नशा दिया, तो वो भी चल रहा है। तो मुझे कंफ्यूजन था सर कि इसको अगर कंडीशन फायदा हो रहा है, उपशय मिल रहा है तो सही है, अनुपशय हो रहा है तो फिर नुकसान दे रहा है। नहीं, तो फिर कौन सा देना चाहिए सर? ऐसे मान लो वही कोई और वही कोई पेशेंट आया तो कीर वाला तेल तो ही कहीं सही अनुपसे है। नहीं मिला हमें चीरबला तेल का, करीबन एक 25-30 पेशेंट को दे दिया, कहीं भी अनुपसे नहीं मिला। आम हाँ बात का भी था, वैसे भी पेशेंट थे और ये एज के हिसाब से भी थे, लेकिन कहीं अनुपसे चीरबला का नस्य के लिए नहीं मिला, उनका रिजल्ट पॉजिटिव ही क्योंकि मिला। क्योंकि नस्य के लिए हम लोग अग्नि नहीं देखते ना, जठराग्नि का क्या रोल है और नस्य के उनमें लिए। आम बात के पेशेंट भी थे सर, जो मैंने हाँ दिया वो उसमें हाँ उसमें नहीं लेकिन आम पाचन के लिए अपन प्रयोग करते हैं, क्योंकि आम बातारी रस वगैरह उनका प्रयोग अपन साथ में अजमोद आदि या पंचकुल वगैरह साथ में करते ही हैं, तो उनको करना ही पड़ेगा वो अपन के हाँ, साथ में। लेकिन नस्य का व्यापक कभी नहीं होता 101 आवर्ती का। बस ये है कि ठंडा तेल डालेंगे तो सर दर्द होगा, ठंडा नहीं डालना है नहीं, बस। शुरुआत में मात्रा कम कर दो, उसके बाद में बढ़ा दो धीरे धीरे। हाँ है ना सर, गंगवार सर आप देखिए जी सर। ठीक हो जाएंगे। हाँ एक सर इसमें डॉक्टर। थोड़ा स्टीम लेकर के करते हैं ना, थोड़ा भाप ले लिए चेहरे को ढक के, और हाँ फिर नस दीजिए, उस कंडीशन में बहुत अच्छा लाभ मिलता है इसका। जी। और एक डॉक्टर शांतनु नेगी जी हैं उत्तराखंड से, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं। डॉक्टर शांतनु नेगी जी बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम सर, बताइए। सर इसमें ना एक डाउट था कि जैसे जो गुगलू-तिक्त कषाय रहता है अपना, तो हाँ उसका न्यूरोपैथी या नर्व्स के लिए कुछ ऐसा स्पेसिफिक रोल रहता है क्या इसमें, हाँ पेन कषाय फॉर्म में? कम, कषाय फॉर्म में तो पेन को कम करेगा ना, वहां पे जो अच्छा। वेदना हो रही है हाँ जी, गूगल। सर वो न्यूरोपैथी में पंचामृत सर। लोगों की तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं, कषाय सर, कषाय, नॉर्मल कषाय, सिंपल। अच्छा। सब वेदना शमन करता है ना, गूगल तिक्ता कषायम, फिर सहचरादि कषायम वेदना शमन करता है, रिलीफ देता है। ओके सर, और थैंक यू। शांतनु नेगी जी आप कौन है, अपने बारे में थोड़ा बताइए। सर मैं डॉक्टर शांतनु नेगी, वैद्य शांतनु नेगी हूँ। उत्तराखंड में देहरादून में प्रैक्टिस अभी स्टार्ट करी है सर, 6 महीने पहले। 2018 बैच है मेरा, उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज से सर। अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ जी, जी जी सर। वहां मोनिका मैडम एमडी कर रही हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। मोनिका मैडम, फिर वो मुनीश शर्मा मैडम एमडी कर रहे हैं वो लोग। जी 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 जी। हाँ तो सर अभी वो खत्म, इंटर्न खत्म हो, मतलब इंटर्न तो चली रही है ऑलमोस्ट, हाँ बस अभी प्रैक्टिस वैसे स्टार्ट करी है, मतलब वैसे तो आप कंसल्टेशन वगैरह। देहरादून के नंबर 1 डॉक्टर बनने वाले हैं आप। अरे थैंक यू सो मच सर, आपका आशीर्वाद चाहिए सर बस। हाँ जी। आपको जी जी कैसा जी। लगा हमारा सेशन? नहीं नहीं सर, आपको तो पहले काफी टाइम से सुनते हुए आ रहा हूँ सर, मतलब कॉलेज टाइम से ही, फाइनल ईयर से आपकी लेक्चर्स वगैरह ऑनलाइन काफी सुनता हूँ सर। हाँ तो ये आपको चीज समझ आया। देखिए स्पाइनल कॉर्ड है, वहां पे नर्व कैसे जुड़ा हुआ है अंदर हाँ स्पाइनल। जी हाँ जी। यहाँ एवल्जन है तो वो उखड़ गया है, फिर यहाँ पे स्ट्रेच हुआ है, यहाँ पे रप्चर हुआ है। ये चीजें कॉलेजेस में नहीं पढ़ाते, बेसिक चीजें। हाँ जी एवल्जन हाँ जी हाँ जी सर। उखड़ गया, जैसे पेड़ का जड़ उखड़ गया वैसे अवल्जन होता है, स्ट्रेच होता है या रप्चर होता है। इन तीनों कंडीशन में हमें ध्यान से देना है ट्रीटमेंट। स्ट्रेच हो गया है तो ब्रीहन करना है, एवल्जन हो गया है तो हमें तेल नस से दे दे के दिल दे के वो खुद चिपक जाएगा वहां पे। लाक्षादि तेल, चंदन मला लाक्षादि तेल वो देंगे, या लाक्षा गुगुल आभा गुगुल, तो वो चिपक जाएगा। संधि का मतलब ये नहीं कि ज्वाइंट्स का संधि, बोन्स का संधि, यहाँ का भी संधि जोड़ना है तो हमें लाक्षा गुगुल आभा गुगुल देना है। स्ट्रेच है तो ब्रीहन करना है, शालीशिष्टिक पिंड स्वेद वगैरह। और रप्चर है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, वो पास पास रहेगा तो वो जुड़ जाएगा धीरे धीरे, उसको टाइम लगता है। वहां पे तेल अभ्यंग वगैरह सब करते हैं नस से बस्ती। चलिए। प्रणाम सर। हाँ सर बोलिए सर। सर इसमें बालू का स्वेद का क्या रोल रहता है और उसको कैसे आम बात जन्य अगर है, जैसे फ्रोजन शोल्डर है और पूरा पेट में भी आम है
और वो फ्रोजन शोल्डर के साथ में शिफ्टिंग पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, वृश्चिक दंशवत वेदना हो रही है, तो हम वालुका श्वेत देते हैं, तो वो वृक्ष श्वेत तो काम करेगा ही ना आम बात में। सर एक और सर, जैसे ना जो डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं उनका फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, तो सर उसमें क्या हम मोस्टली मैंने देखा है कि मेरे पास 3 पेशेंट से चले हुए थे, तीनों को मैंने बालू का स्वेद दिया तो कोई रिजल्ट आया। जब तक मैंने उनको स्वेदन वैसे कराया तेल के साथ ही उसको व्यंग कराया तो उनका पेन बढ़ा। तो सर इसमें मतलब वही मधुमेह वही का उसका क्या गुड़ संबंध होगा? लिंगम परीक्षित उपशाम अनुपशाभ्याम, गुड़ लिंग की परीक्षा कैसे करें? उपशय अनुपशय से करें। अगर आप जो भी दवाई दे रहे हैं और आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है, तो वहां आम बात था, आपने जब ये दिया वृक्ष से तो फायदा हुआ, मतलब वहां पे आम बात का संप्राप्ति था। ओके सर। और सर ये जो क्षीरबला तेल के मैंने खूब यूज करता हूँ इसमें, और अच्छा रिजल्ट आते हैं सर इस क्षीरबला तेल के जब हम यूज करते हैं इसमें तो। जी सर। जी सर सर। आप लोग का प्रैक्टिस अभी कितना ज्यादा अच्छा बढ़ गया है, मुझे दिल से खुशी होता है। सर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी सर अब, हाँ मतलब सर इतना अच्छा हो जाता है कि सुबह जब हम जाते हैं तो ओपीडी में बैठते हैं और शाम तक 3 बजे तक तो पता नहीं लगता कि 3 कैसे बज गए सर, इतना अच्छा ओपीडी हो गया सर। वही तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि कोई भी इलाज करे तो समझ के करे, ब्लाइंडली नहीं करना है, समझ के कि कहाँ त्रिफला गुगुल देना है, कहाँ कैशोर गुगुल देना है, कहाँ पंचतिक्त घृत गुगुल देना है, कहाँ तिक्तक क्षीर बसते हैं, ये समझ के करिए ताकि पेशेंट को भी समझाए और आप आने वाली जनरेशन को, स्टूडेंट है उनको भी समझाए कि हमने ऐसे किया इलाज। यस सर। सर इसमें कांच का बहुत अच्छा यूज होता है कहने में ना, जो कांच का हम कोई पांच पाक का यूज करते हैं या धातु पौष्टिक चूर्ण में कांच होता है तो उसका बहुत अच्छा फैंटास्टिक रिजल्ट आते हैं सर इसमें बहुत अच्छे से। जी सर। कौंचा पाक तो बहुत अच्छा ब्रीहण भी करता है, शुक्र धातु को भी अच्छा करता है, मज्जा धातु को भी अच्छा करता है। हाँ जी सर। जी। इस थैंक यू सर। टॉपिक पे इसमें अंजलि 2 तरह मैडम के कुछ पेशेंट बोलना मिलते हैं चाहेंगी? सर। हाँ महेंद्र सर क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ इसमें 2 तरह के पेशेंट मिलते हैं, एक तो आशय अपकर्ष, यदि बात वृद्ध हो और कफ सम हो, हाँ तो जी बात लेके जाएगी उसको और उसका वो उसको अब दूसरी जगह कप को लेके जाएगी, कप सम होगा और बात वृद्ध होगा, तो अपकर्ष होगा उसका दूसरी जगह ले जाके, और उसमें उसमें यदि चिकित्सा करेंगे अपन तो बात की करेंगे ज्यादा, और यदि कफ वृद्ध होगा और बात सम होगा तो वो आवरण करेगी, तो उसमें अपन कफ का लेंगे, जैसे कहते हैं रुक्ष श्वेत से लाभ मिला, तो इस जी तरह से वो आवरण की चिकित्सा की। और यदि अपकर्ष की चिकित्सा होगी, बात वृद्ध होगा, तो अपन उसमें स्नेह छेद करेंगे। ये उसमें अंतर आपको करना पड़ेगा, दर्द और चकराहट वगैरह, शीतलता वगैरह, उस तरह से अपन को डिफरेंस डायग्नोसिस करना पड़ेगा उसका। यस सर। उसमें लगता है ना अगर पेशेंट का भी लगता है कि जकड़ाहट ज्यादा है, कफ के रिएक्शन ज्यादा मिल रहे हैं मुझे, पेन थोड़ा, हाँ तो तो उसमें नहीं, हम मैं यही कह रहा हूँ, करते हैं तो वहां पर दोनों में अंतर है, क्योंकि चरक में दिया हुआ है कि कफ का दोष का आप अपकर्ष कैसे होता है और आवरण कैसे होता है, तो उसको आप एक बार डिटेल से पढ़ोगे तो उसमें सारी चीज डिटेल से दी हुई है, तो जी उसके सर। अपन डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं उसका। श्योर सर। जी। थैंक और कभी कभी पेशेंट नहीं समझ आ जाता, उपशय अनुपशय से समझ आ जाता है। यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और कोई बोलना चाहता है? पटनायक सर, अंजलि मैडम, मंजुनाथ डॉक्टर जी, राम कुमार जी, हेलो Sir, पंकज। thank you very much. Today's session is very enlightened one, very important one. Neuro side and Mamsa Dhatu side, excellent. And our choice of medicines also you have expressed more kashayas and other dravyas. Very excellent, sir. I felt very happy. Thank you all and group. और अंजलि मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं? जी प्रणाम सर। हाँ जी बोलिए। जी वैसे तो आप सभी ने बहुत अच्छा बता दिया है, पर मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि मैं अपने पेशेंट को भी सेम ट्रीटमेंट देती हूँ। पहले नस्ते से स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा सा अग्निकर्म भी उसी के साथ करती हूँ, और ये आभा गुग्गल, कैशोर गुग्गल, पंचतिक्त घृत गुग्गल, सर यही चलाती हूँ, तो इससे अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं सर। हाँ, और आपको शायद मालूम नहीं है, आज से आपको जिम्मेदारी मिल रही है कि आप केस टेकिंग करने वाली है 9 बजे, आप आने जी वाली है। जी जी जी। चलिए, और सर किसी को डॉक्टर साहब बोलना है? इसमें एक ना, हम अगर मर्म चिकित्सा स्टार्टिंग में पेशेंट को कर देना, जैसे पेशेंट विजिट किएगा फर्स्ट डे ही, तो मर्म चिकित्सा तो अक्सर पेशेंट को काफी अच्छा रिलीफ मिल जाता है और पेशेंट कंटिन्यू हो जाता है हमारे पास, अच्छा उसको थोड़ा सा एक विश्वास बन जाता है पेशेंट को। जी तो मर्म चिकित्सा से स्टार्ट करेंगे और हम नशा देंगे उसको, या जैसे भाग हमारा फॉलो अपने पेशेंट को देना है, ट्रीटमेंट देना है, तो काफी अच्छा अपने अच्छा रिजल्ट आ जाता है सर इसमें मर्म जी चिकित्सा का। जी। जी सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करते हुए, क्योंकि टाइम भी हो गया है, अभी हम सेशन बंद करते हैं। हम इसी तरह से अलग अलग टॉपिक लेके आएंगे और हम लोग कुछ नया नया सीखेंगे एक दूसरे से। आज महेंद्र सर ने आशयापकर्ष और आवरण वाला जो कॉन्सेप्ट बताया, बहुत ही अच्छा लगा। ये चीजें और डिटेल में हम पढ़ेंगे।
ओके, थैंक यू सर, सभी लोग को थैंक यू। अब हम 9 बजे मिलते हैं, और अंजलि मैडम आप जरूर आइएगा, काम निपटा के जल्दी आइए 9 बजे। जी मैं थैंक यू, निपटा लिया। प्रणाम सभी ओके। लोग को, थैंक यू।